हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं जो हमने टेस्ट कराया था उसको सॉल्व कराएंगे। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, लेखांकन सूचना अनावश्यक अशुद्धि व्यक्तिगत आग्रह से मुक्त होनी चाहिए तथा उसे वही दर्शाना चाहिए जो उसे अपेक्षित है। तो ये लेखांकन सूचनाओं की गुणात्मक विशेषताओं में से किस विशेषता को दर्शाता है, ये पूछा गया इसमें। तो चारों विशेषताएं आपको बता रखी है: विश्वसनीयता, प्रासंगिकता, बोधगम्यता, तुलनात्मकता। तो विश्वसनीयता जो होती है वो ये होती है कि आपके जो आंकड़े, आपके जो डाटा है वो विश्वसनीय होने चाहिए। प्रासंगिक मतलब कि जो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो वो रिलेटिव होने चाहिए, रिलेटिविटी होनी चाहिए उनमें, ठीक है। हाँ, प्रासंगिक होने चाहिए, संबंधित होने चाहिए। बोधगम्यता मतलब कि अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, समझने योग्य होने चाहिए आपके आंकड़े। कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि आपने एक तुलना, बार बार एक मेथड अप्लाई कर दिया तो बार बार उसी को अप्लाई करना चाहिए, यानी कि आपके आंकड़े तुलनीय होने चाहिए। अगर तुलनीय नहीं होंगे तो आपका विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी, ठीक है भैया। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ जो आंसर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा भैया? एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में गैर कारपोरेट संस्थाओं के लिए लेखांकन मानक किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो भैया ये आपका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान, ठीक है, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, वही इसको जारी करता है, ठीक है। आगे देखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, कंपनियों के लिए प्रत्येक प्रायोज्यता के उद्देश्य से लेखांकन मानकों के अनुमोदन और उनके संशोधन के लिए कौन सी समिति जिम्मेदार है? तो देखिएगा, इसके लिए एक है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये आपका बी हो जाएगा, ठीक है, MCA। हाँ, जल्दी फटाफट, टाइम बहुत हो रहा है, तो जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। IFRS में दिए गए मार्गदर्शन के अलावा इंडिया AS में दिए गए अतिरिक्त मार्गदर्शन को कहा जाता है? तो भैया एक होता है कर्व इन और एक होता है कर्व आउट, ठीक है। तो जो एडिशनल गाइडेंस होते हैं गिवन इन इंडिया ओवर एंड अबव व्हाट इज गिवन FIR कार्ड, कर्व्स इन कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्व्स इन कहलाता है। हाँ, जो बाहरी मामले होते हैं उनके मामलों में, ठीक है। हाँ, अतिरिक्त जो आंतरिक मामले होते हैं वो कर्व इन कहलाते हैं, और जो बाहरी मामले होते हैं वो कर्व आउट कहलाते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात? अगला क्वेश्चन देखिए, इसी के साथ अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, IASB का मतलब क्या है? IASB क्या करता है भैया? IASB स्टैंड फॉर, IASB क्या स्टैंड फॉर करता है भैया? क्या करता है भैया ये? तो IASB मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग
स्टैंडर्ड, ठीक है, बोर्ड। क्या होता है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, यानी अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड। सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, यह है इंडिया एस का चरण फर्स्ट निम्न पर लागू था। जो एस इंडिया का फर्स्ट चरण था वो किस पर लागू था भैया? तो देखिएगा, ये है आपका भारत में या भारत के बाहर सभी सूचीबद्ध कंपनियों पर नहीं। ये था दूसरा 500 करोड़ रुपए या उससे अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों पर, तो ये भी नहीं भैया, ठीक है। आगे देखिए, 500 करोड़ या उससे अधिक नेटवर्थ वाली कंपनियों पर, तो ये सी सही हो जाएगा इसका, ठीक। हाँ, आगे देखिए, ये चलती चिंता की अवधारणा। चलती चिंता की अवधारणा ये असल में चालू अस्तित्व की अवधारणा, चालू अस्तित्व की अवधारणा। तो चालू अस्तित्व की अवधारणा का मतलब होता है कि अगर एक बार व्यापार शुरू हो गया तो इन फ्यूचर वो जल्दी से बंद नहीं होगा, इन फ्यूचर वो जल्दी जो समाप्त नहीं होगा, इन फ्यूचर जल्दी से वो बेचा नहीं जाएगा, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, यदि परिवर्तन आवश्यक हो तो लेखांकन नीतियों में परिवर्तन किया जा सकता है कानूनी या लेखांकन मान्यता द्वारा या वित्तीय, तो दोनों के द्वारा ये हो सकता है भैया, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, तो यह एक पुरानी मशीन के बदले में एक मशीन खरीद गई और 20,000 रुपये का नगद भुगतान किया गया। पुरानी मशीन की वहन राशि 2 लाख रुपये थी, जबकि विनिमय की तिथि पर इसका उचित मूल्य 1,50,000 रुपये था। नई मशीन के ऐतिहासिक लागत इस प्रकार ली जाएगी। तो यहाँ देखिएगा, पुरानी मशीन की वहन लागत जो थी 2 लाख थी, लेकिन जब आपने बेची उस समय 1,50,000 रुपये थी। तो 1,50,000 वो और 20,000 वो, तो कुल मिला के तो वह 1,70,000 रुपये इसका आंसर, यानी कि बी हो जाएगा। ओके, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, कहना है देयताओं को सामान्य व्यवसाय के दौरान देयता के निपटान पर भुगतान की जाने वाली अपेक्षित नगद राशि पर दर्ज किया जाता है, ठीक है। तो 10वें क्वेश्चन में देखिएगा क्या दर्ज किया जाता भैया? तो एक होती है वर्तमान मूल्य, प्रेजेंट वैल्यू होती है, एक रियलाइजेबल वैल्यू होती है, करंट कॉस्ट, और एक एवरेज कॉस्ट। तो देखिएगा, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है कि जब हम अपना चेष्टा में मौजूद है वो प्रेजेंट वैल्यू कहलाती है। वसूली योग्य मूल्य, यानी कि आपसे वो है कितने की, इससे मतलब नहीं, वो वास्तव में बिकेगी कितने की, ठीक। तो हम जो लेते हैं वसूली मूल्य को लेते हैं, रियलाइजेबल वैल्यू को लेते हैं, ना कि वर्तमान मूल्य को लेते हैं, ठीक है भैया। आगे देखिए, लिस्ट ए का लिस्ट बी से, तो किराया खरीद प्रणाली जो है उसमें धारा 31 होती है, 6 अध्याय होते हैं। रॉयल्टी का संबंध नजराना अकाउंट से है, नजराने से है। बिन कार्ड स्टोर लेजर में आता है, और बीमा दावे में औसत वाक्य, औसत एवरेज क्लूज खुलता है। तो ये बिल्कुल सबके सब सही है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, फर्नीचर की क्रेडिट खरीद को रिकॉर्ड करने के लिए किस प्रकार के वाउचर का उपयोग किया जाएगा? तो देखिए, फर्नीचर आपने उधार खरीदा, तो उधार खरीदने पर 2 तरीके के वाउचर होते हैं, एक होता कैश वाउचर और एक होता नॉन कैश वाउचर, ठीक है। कैश वाउचर जो होते हैं वो डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। जब आप कोई चीज़ खरीदते हो तो डेबिट करते हो नगद में, इसलिए उसके लिए हम डेबिट कैश वाउचर खोलते हैं। और अगर कुछ
हम बेचते हैं तो उसके लिए क्रेडिट वाउचर तैयार करते हैं। लेकिन जब हम उधार माल खरीदते हैं या उधार माल बेचते हैं तो उसे कहते हैं ट्रांसफर वाउचर। क्या होता है? ट्रांसफर वाउचर। तो यहाँ पर कौन सा होगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए प्रावधान। तो प्रावधान प्रोविजन जो है वो हमारा लाभ में से बनाया जाता है और लाभ के विरुद्ध होता। अगर लाभ नहीं होगा तो भी बना सकते हैं, लेकिन संचय नहीं बना सकते। ठीक है भैया, आगे देखिए माप की समान इकाई और रिपोर्टिंग के समान प्रारूप का उपयोग निम्नलिखित को बढ़ावा देता। तो अभी मैंने ऊपर बताया था कि हम समान इकाई का समान चीज़ों पर तो एक ही तुलनीय बनाने के लिए हम उसको प्रयोग करते हैं भैया। ठीक है, 14 का ए हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है। तो बैंक समाधान विवरण तैयार करने के लिए चेक के माध्यम से किए गए भुगतान, गलत बात। पासबुक में त्रुटियों को जानने के लिए, गलत बात। केस बुक की बाकी का पासबुक की बाकी से मिलान करने के लिए, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का निर्धारण निम्न द्वारा किया जाता है। तो वित्तीय स्थिति का निर्धारण वित्तीय लेखांकन द्वारा किया जाता है। ठीक है भैया, अगला देखिएगा, लेखांकन के उपार्जन आधार के अनुसार बिक्री को राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है। तो जब मान्यता दी जाती है जब बिक्री या सेवा के प्रदर्शन के समय, जब सेवा अनुबंध नहीं बल्कि बिक्री या सेवा के अनुबंध के जो प्रदर्शन होगा तब बिक्री मानी जाएगी। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, उपार्जित आय की प्रकृति है, पूंजीगत है, देयता है, व्यय है, परिसंपत्ति। तो उपार्जित आय का मतलब होता है ऐसी आय जो हमने कमा ली लेकिन प्राप्त नहीं हुई, वो हमारी उपार्जित आय कहलाती है। ठीक है भैया, तो उपार्जित आय जो होती है वो हमारी संपत्ति होती है। ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिएगा, हाँ, जब समापन स्टॉक का मूल्यांकन लागत या बाजार जो दोनों में कामों पर किया जाता है तो लेखांकन का कौन सा सिद्धांत लागू होता है? तो भैया रूढ़िवादिता सिद्धांत कहता है कि भविष्य में होने वाली हानियों की कल्पना करो, लाभों की कल्पना मत करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20, यह चालू परिसंपत्तियों में शामिल नहीं है। चालू परिसंपत्तियों में देखिएगा स्टॉक चालू संपत्ति, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये भी हमारी चालू संपत्ति, प्रीपेड एक्सपेंसेस चालू संपत्ति, लेकिन अनअर्न्ड इनकम हमारी चालू संपत्ति नहीं होती बल्कि चालू दायित्व होते हैं, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, अगला देखिएगा, एक मशीन जिसकी लागत 2 लाख रुपए है को लिखित मूल्य पद्धति का उपयोग करके 25% प्रतिवर्ष की दर से ह्रास मूल्य किया जाता है। 3 वर्ष के अंत में इसका मूल्य कितना होगा? तो देखिएगा 2 लाख गुणा 75/100 गुणा 75/100 गुणा 75/100 करके हम ये आंसर लाएंगे तो ये हमारा सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि एक परिसंपत्ति में वृद्धि के साथ तो जब एक संपत्ति बढ़ती है तो या तो एक संपत्ति बढ़ेगी दूसरी संपत्ति घटेगी, एक संपत्ति बढ़ेगी तो लायबिलिटीज बढ़ेगी, एक संपत्ति बढ़ेगी तो कैपिटल बढ़ेगी। ठीक, और ऐसा भी होता है एक संपत्ति बढ़ती है और एक संपत्ति घट जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा?
संपत्ति बढ़ेगी तो दूसरी संपत्ति कम हो जाएगी, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूंजी में वृद्धि तब होती है जब, पूंजी में वृद्धि कब होती है? जब प्रॉफिट हो जाए, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा तो पूंजी बढ़ेगी, पूंजी घटेगी, डिविडेंड रिसीव हो जाए, इंटरेस्ट रिसीव हो जाए, कमीशन रिसीव हो जाए, तो ये सब पूंजी को बढ़ावा देते हैं जब प्रॉफिट होता है, और लॉस होता है तो पूंजी कम हो जाती है। तो यहाँ पर प्राप्त होने वाली चीज़ में एक ही चीज़ ऐसी है जो आपको लाभ प्रदान कर रही, यानी सी, वही। हाँ, ये जो है लास्ट में सी, थोड़ा सा ऑप्शन गड़बड़ हो गए, एक में सी हो रहा है और एक में डी हो रहा है, तो ध्यान से देख लेना। इंग्लिश वर्जन में डी है और हिंदी में जो है सी है, थोड़ा है, ये थोड़ा डिफर हो रहा है, जरा देख लेना इसको। ओके, आगे देखिए, 1 अगस्त 2019 को एक वर्ष के लिए 12,000 रुपये का बीमा प्रीमियम चुकाया गया। 31 मार्च 2020 को समाप्त न हुआ बीमा प्रीमियम होगा। तो जो हमने पेड कर दिया लेकिन अभी उसकी मैच्योरिटी टाइट नहीं आई है, तो वो हमारा प्रीपेड हो जाता। तो 1 अगस्त को किया हमने, तो 1 अगस्त को ही एक्सपायर होगा ये। तो अगस्त के बाद में अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, ये 8 महीने होगा, 4 महीने का हमारा भी एडवांस हो गया। तो कितना हो जाएगा? समाप्त ना हुआ बीमा, तो समाप्त ना हुआ बीमा कितना हो जाएगा भैया? 4 महीने का अभी हमारे पास टाइम बाकी है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक, 4 महीने तो ये हमारे अगले साल के हो गए, जिसका अभी हमारा टाइम अप नहीं हुआ है। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, तो ये कितना हो जाएगा? 12,000 गुणा 4/12 करके लेंगे तो ये हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रेडिट नोट तैयार किया जाता है। क्रेडिट नोट कब तैयार होता है भैया? क्रेडिट नोट का मतलब होता है कि जब हम माल की वापसी करते हैं, जब हम माल वापस करते हैं, ठीक है, तो कब कौन सा नोट बनाते हैं? क्रेडिट नोट तैयार करते हैं जब खाते में क्रेडिट दिया जाता है। ओके, हाँ, तो ये एंट्री ए हो जाएगी इसका राइट आंसर, ठीक है भैया, जब खाते में क्रेडिट एंट्री दी जाती है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने 20,000 रुपये नगद में फर्नीचर खरीदा और 800 रुपये का भुगतान किया। इस लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए तैयार किया जाने वाला अकाउंटिंग वाउचर होगा, ठीक। तो मैंने अभी बताया था आपको कि जब हम माल खरीदते हैं या बेचते हैं, नकद खरीदा, नकद बेचा, खरीदने पर डेबिट वाउचर और बेचने पर क्रेडिट वाउचर, क्योंकि फर्नीचर डेबिट होता है। तो यहाँ पर कौन सा बनेगा? डेबिट वाउचर, यानी डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, 80,000 रुपये की सूची मूल्य का माल खरीदा गया। 10% व्यापारिक छूट पर, 2% नगद छूट पर राशि का 25% तुरंत भुगतान कर दिया जाएगा। नगद वर्ष में जमा की गई धनराशि होगी। तो नगद में कितनी धनराशि होगी? तो देखिएगा आप, पूरी 40,000 रुपये का माल, 80,000 रुपये का माल था, उसका 25% 20,000 हो जाएगा। 20,000 का 10% 2,000 कम हो जाएगा, 18,000 बचेगा। 18,000 का 2% निकालेंगे
₹360 कम करके तो 17,640, यानी कि डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्यवसाय के कर्मचारियों की जीवन बीमा पॉलिसी पर भुगतान जो है वो व्यवसाय का एक खर्च माना जाएगा और खर्च मान करके रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा पेटी केस बुक के लिए का शेष। तो पेटी केस बुक का शेष हमारी एक संपत्ति होती है। आगे देखिए, बैंक में जमा की गई नकदी को निम्न में दर्ज किया जाता है। बैंक में जमा की गई, जब बैंक में जमा करते हैं तो एंट्री होती है, क्या होती है बैंक में जमा करने पर? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो बैंक के डेबिट साइड में और कैश के क्रेडिट साइड में, है नी। तो 30 का कौन सा हो जाएगा भैया इसका? अभी तो बताया यार, डेबिट ऑफ बैंक कॉलम एंड क्रेडिट ऑफ कैश कॉलम, ए हो जाएगा इसका बेटा। आगे देखिए, मोहन की शुरुआत में पेटी केस बुक की इम्प्रेस राशि, ठीक है, 8,000 रुपये है। महीने के दौरान पेटी कैशियर द्वारा निम्नलिखित व्यय किए गए डाक शुल्क 1,200 रुपये, परिवहन 500 रुपये, विविध व्यय 1,700 रुपये। अगले महीने की शुरुआत में हेड कैशियर से प्रतिपूर्ति की राशि होगी, ठीक, 8,000 रुपये थे, तो कौन सा आंसर हो जाएगा भैया इसका? 31 का। इम्प्रेस अमाउंट 3,400 रुपये आएगा इसका, क्योंकि 3,400 ही तो खर्च हुए, ठीक, जितना खर्च होता है उतना वापस मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीएसटी वस्तु और सेवाओं के उपभोग पर आधारित कर है, तो ये कैसा कर है भैया? गंतव्य कर है, ठीक है। हाँ, अगला देखिएगा 33, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। लेखांकन का दायरा बही खाते की तुलना में अधिक व्यापक है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जहाँ पर बुक कीपिंग खत्म होता है वहाँ से लेखांकन शुरू हो जाता है। आप कह रहे हैं बही खाते में वित्तीय लेन देनों को रिकॉर्ड करना, वर्गीकृत करना, सारांशित करना तथा उसका विश्लेषण करना शामिल है? नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग यानी वर्गीकरण तक शामिल है। सारांश में से सिर्फ तलवट को शामिल कर सकते हैं, उसके अलावा बाकी जो होते हैं वो बात की प्रोसेस वो लेखांकन वर्ष में आती है, ठीक है, लेखांकन को उसमें शामिल करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो है लेखांकन का दायरा बही खाता की तुलना में अधिक है, ये तो सही है। लेकिन दूसरा जो है क्या कह रहे हैं? लेन देन को रिकॉर्ड करना, वर्गीकृत करना, सारांशित करना तथा उसका विश्लेषण करना शामिल है, तो ये गलत है भैया। क्या सही है? बताओ जल्दी फटाफट, क्या होना चाहिए? ए सही है और आर गलत है। ए सही है और आर गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए कथनों पर दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन ए दूसरे को आर कहा गया है। रूढ़िवादी का सिद्धांत सभी संभावित हानियों को ध्यान में रखते हुए लेकिन संभावित लाभों को अनदेखा करता है। वित्तीय विवरणों में व्यवसाय के वित्तीय स्थिति की वास्तविक स्थिति से बेहतर तस्वीर नहीं दिखानी चाहिए।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखिए, अभिकथन और कारण सही है, अभिकथन और कारण दोनों गलत हैं, अभिकथन सही और कारण गलत है। अभिकथन तो सही है लेकिन अभिकारण सही नहीं है। तो भैया कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? देखिएगा 34वां क्वेश्चन है। 34वें क्वेश्चन में क्या आना चाहिए भाई? कौन सा राइट आंसर होगा बताओ फटाफट। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कौन सा होगा? दोबारा समझ लो। रूढ़िवादी का सिद्धांत सभी संभावित हानियों को ध्यान में रखते हुए लेकिन संभावित लाभों को अनदेखा करता है। बिल्कुल सही बात है। वित्तीय विवरणों में व्यवसाय की वित्तीय स्थिति की वास्तविक स्थिति से बेहतर तस्वीर नहीं दिखानी चाहिए। उपरोक्त कथन का मतलब क्या हो गया? तो ये क्या हो जाएगा भैया? 34 का सी हो जाएगा, क्योंकि ये सॉरी ए हो जाएगा, क्योंकि ये जो है कह रहा है कि आप जो है अपनी वित्तीय स्थिति का जानने के लिए आप ऐसा ही करेंगे। ठीक है, आप अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए यही करते हैं कि आप अपने वास्तविक लाभ को छुपा लेते हो। ठीक है, दूसरे को अपनी स्थिति का पता नहीं चलने देते। आपने एक शब्द सुना होगा विंडो ड्रेसिंग, वो इसी से जुड़ा है भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डेबिट नोट एक कथन है जो द्वारा भेजा जाता है। तो भैया डेबिट नोट बायर के द्वारा सेलर को भेजा जाता है। कस्टमर टू सेलर, बायर टू सेलर। ठीक है, डेबिट नोट एक कथन है जो द्वारा भरा जाता है। क्या होता है भैया ये? तो ये देखो, जब हम डेबिट नोट बनाते हैं तो माल वापस करते हैं, यानी कि बायर होते हैं, और जिसे माल वापस करते हैं वो सेलर होता है। ठीक है, तो कस्टमर टू सेलर और बायर टू सेलर एक ही बात है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग दे रखा, इसलिए ज़रा ध्यान से देखो। ये डेबिट नोट यानी परचेज रिटर्न से संबंधित होता, इसलिए बायर लिखेंगे। ठीक है, कस्टमर नहीं लिखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय वेट को शामिल करने के लिए 2009 में, ठीक है, पढ़ो इसे क्वेश्चन को। भारतीय वेट में क्या किया गया था भैया? 2009 में 2005 में सॉरी टैली का संस्करण पेश किया गया था। तो 2009 में टैली का कौन सा संस्करण पेश किया गया था भैया? कौन सा किया गया था? तो ये है आपका 7.2 इसका राइट आंसर है। ठीक है, कौन सा है? 7.2। असल में टैली है क्या भैया? टैली सॉल्यूशन की स्थापना जो हुई थी वो 1986 में श्याम सुंदर गोयनका और उनके बेटे भारत गोयनका ने की थी। जो टैली की शुरुआत हुई थी वो 1986 में श्याम सुंदर दास गोयनका और उनके बेटे भारत गोयनका ने की थी, और इसकी शुरुआती प्यूटिटोनिक्स फाइनेंशियल अकाउंटेंट के रूप में हुई थी। सन 1991 में कंपनी को शामिल किया गया और साल 1999 में इसका नाम बदल करके टैली सॉल्यूशन कर दिया गया था। ठीक है, याद रखना ये चीज़ें भी कि 1991 में कंपनी का नाम बदल दिया गया और 1999 में इसका नाम बदल करके सॉल्यूशन टैली सॉल्यूशन कर दिया गया।
ठीक है। हाँ, टेली का जो फुल फॉर्म है भैया वो क्या है, ये भी आ जा सकता है। टेली का फुल फॉर्म होता है ट्रांजैक्शन अलाउड इन ए लीनियर लाइन यार्ड। ठीक है। हाँ, 2020 में जब जीएसटी ने इनवॉइस के अनुपात में की बाध्यता की, तब टेली ने ई इनवॉइसिंग के लिए अपना नया जो है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जिसे हम टेली प्राइम के नाम से जानते हैं, लॉन्च किया था। ठीक है। इसी साल कंपनी ने क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग एनवायरनमेंट में भी जो था कदम रखा। ठीक है। और 2021 में टेली ने टेली प्राइम पर ऑडिट ट्रायल की सुविधा की शुरुआत की है भैया। समझ गए। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। ये मैं अभी ऊपर बता चुका हूँ आपको कि 1988 में 1988 का नाम बदलकर 1988 में उत्पाद का नाम बदलकर टेली कर दिया गया था। तो भैया 1988 में जो है नाम बदल करके जो किया गया था वो प्यूटेनिक्स का किया गया था। उससे पहले ये प्यूटेनिक्स के नाम से जाना जाता था, उसके बाद में से टेली नाम दिया गया। ओके, अगला पॉइंट देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, टेली का पहला बहुभाषी संस्करण है। टेली का जो है पहला बहुभाषी संस्करण कौन सा है? ठीक है, जो कई भाषाओं में जाना जाता है भैया, तो इसे हम क्या कहेंगे? टेली का पहला बहुभाषी संस्करण। तो इसके संबंध में थोड़ा सा जो है, थोड़ा एक कन्वेंस है थोड़ा सा कि इसका वैसे तो 8.C है, लेकिन क्या होता है, टेली का पहला बहुभाषी संस्करण टेली में जो था 4.5 था, जो सन 1990 में जारी किया गया था। यहाँ पर 4.5 है नहीं, इसलिए हम 8.1 को वरीयता देंगे। ठीक है। जो सन 1990 में जारी किया गया था, टेली का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, और यह भारत में सबसे पुराने सॉफ्टवेयर ब्रांड में से एक है। ठीक है भैया। हाँ, सबसे पुराने ब्रांडों में से एक है। लेकिन भैया अब जो चल रहा है वर्तमान में 13 भाषाओं के समर्थन के साथ टेली 8.1 का अद्यतन संस्करण था भैया। इसको जो है बनाया गया है। ठीक है। कितना? ठीक है, 8.1। क्लियर है भैया। अगला देखें, टेली में कितने प्रकार के उपयोगकर्ता होते हैं? तो भैया टेली में 2 प्रकार के उपयोगकर्ता होते हैं, 2 तरीके के उपयोगकर्ता होते हैं। ठीक है। कितने तरीके के होते हैं? 2 ही तरीके के उपयोगकर्ता होते हैं। ठीक है। 2 तरीके के उपयोगकर्ताओं में कौन कौन होते हैं भैया? 2 तरह के उपयोगकर्ता होते हैं, स्वामी और डेटा एंट्री ऑपरेटर। स्वामी और डेटा ऑपरेटिंग ऑपरेटर जो होता है, डेटा एंट्री ऑपरेटर जो होता है, वो आपको 2 तरीके का, टेलीप्राइम में 2 तरीके के उपयोगकर्ता होते हैं। ठीक। आगे का क्वेश्चन आगे देखें। जो एक मिनट, टेली में कितने प्रकार के उपयोगकर्ता होते हैं समझ में आ गया भैया? 2 प्रकार के उपयोगकर्ता होते हैं। ठीक है। 2 प्रकार के, एक तो स्वामी होता है, एक डेटा एंट्री ऑपरेटर होता है। स्वामी जो होता है वो क्रेडेंशियल वाले उपयोगकर्ता टेली से में सभी तरीके डाटा तथा पहुंच सकते हैं। इसके अलावा वे सुरक्षा सेटिंग मैनेज कर सकते हैं। कुछ सुरक्षा सेटिंग, कोई कोड बना करके वो अपनी फाइल को
प्रोटेक्ट कर सकते हैं, है नहीं भैया। उसके बाद में अगली चीज़ आती है, टैली में किस फाइल का उपयोग आयात गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। तो टैली के में जो है आयात गतिविधियों का टैली IMP होता है भैया ये। हाँ, अगला देखो, अगला क्वेश्चन है भैया आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है भैया, इन्वेंट्री के साथ खातों में प्रविष्टि करते समय निम्न में से क्या बनाना अनिवार्य है। क्या बनाना अनिवार्य है, तो ये सभी चीज़ें बनानी अनिवार्य है भैया, ठीक है। हाँ, ठीक है, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है भैया, इन्वेंट्री के साथ खातों में प्रविष्टि करते समय में से तो सभी होने चाहिए, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपल्सरी टू क्रिएट वाइल एंट्री इन अकाउंट वाज इन्वेंट्री। तो इसमें क्या आएगा भैया 41, देखिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपल्सरी टू क्रिएट वाइल एंटिटी इन अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। तो 41 का क्या आंसर हो जाएगा भैया, बताइएगा। 41 में क्या आना चाहिए, ये सभी आते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है यदि आपके पास SBI का ATM कार्ड है तो आपको बैलेंस 1200 रुपये है और आप HDFC से ATM के से पैसे निकालना चाहते हैं तो आपका पैसा मिल सकता है तो कितना, जितनी आपकी जमा है उससे कम आप विड्रॉल कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप विड्रॉल नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, 42 का जो है वो क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है बोर्ड और प्रबंध की निगरानी में निम्नलिखित शामिल नहीं है। बोर्ड और उसकी निगरानी में जो है ग्राहकों की अपेक्षाओं की अनदेखी नहीं है भैया। 43 का B। आगे देखो भैया, अगला क्वेश्चन ये है, खराब ई-बैंकिंग योजना किससे जुड़ी है। खराब ई-बैंकिंग योजना जो है वो किससे जुड़ी है भैया, बताओ। राजनीतिक को जोखिम है, अकाउंटिंग जोखिम है, बाजार जोखिम है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। कौन सा होना चाहिए बताइए। 42 बोर्ड एंड मैनेजमेंट ओवर साइट डज नॉट एक्सीड। बोर्ड और प्रबंध की निगरानी में निम्नलिखित शामिल हैं। 43 अभी तो बताया था यार, ग्राहकों की अपेक्षाओं की अनदेखी नहीं की जाती, B राइट आंसर है इसका। अब इसके बाद में है आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका ये, खराब ई बैंकिंग योजना किससे जुड़ी है। खराब ई बैंकिंग योजना का संबंध किससे है भैया, रणनीति जोखिम से है, ठीक है।
कैसे है, रणनीति जोखिम से है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पुअर ई बैंकिंग हो गया, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी करने का लाइसेंस किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यह नियंत्रक के द्वारा तैयार किया जाता है भैया। उसके बाद में देखिएगा, बजट एक कार्य योजना है जिसे निम्न रूप में व्यक्त किया जाता है। तो बजट जो है वो क्या है भैया, एक क्या है, हाँ, तो क्या है भैया, ये है आपका एक वित्तीय शब्द भी है और गैर वित्तीय शब्द भी है भैया। ठीक है, यानी कि दोनों ही हैं। ओके, आगे देखिएगा, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी करने का लाइसेंस किसके पास है भैया, नियंत्रक के पास है। ओके, आगे देखिएगा, ये कह रहे हैं कि बजट एक योजना है जिसे निम्न रूपों में व्यक्त किया जाता है। तो वित्तीय शब्द और गैर वित्तीय शब्द दोनों ही रूप में इसको व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो दोनों ही है बेटा इसका। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, बजट किसके लिए तैयार किया जाता है। बजट एक निश्चित अवधि के लिए तैयार किया जाता है, निश्चित समय के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, हाँ, निश्चित अवधि के लिए तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बजट इज प्रीपेड फॉर ए, यानी कि बजट जो है वो किसके लिए बनाया जाता है, बजट किसके लिए तैयार होता है, बजट को कौन बनाता है भैया, तो सभी व्यक्तियों, व्यावसायिक गतिविधियां जो है वो क्या करती हैं, एक ऐसे उपकरण का निर्माण जो प्रबंध को योजनाबद्ध बनाने में और नियंत्रण में मदद करता है। ठीक है, क्या हो गया भैया, 48वां देखिए, बजट एक ऐसा उपकरण है जो प्रबंध और योजना बनाने और नियंत्रण में मदद करता है। 48वां क्वेश्चन देखिएगा, इसका है आपका सभी। ओके, ए राइट आंसर है। अगला देखिएगा 49, बजट में संशोधन, बजट में संशोधन, बजट में संशोधन का मतलब हो गया आवश्यक होता है। कैसा होता है, आवश्यक होता है भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, रिवीजन ऑफ बजट इज, रिवीजन ऑफ बजट इज क्या है भैया, बजट, बजट बजट का जो है संबंध कहाँ से, रिवीजन ऑफ बजट, रिवीजन ऑफ बजट किसे कहेंगे भाई, रिवीजन ऑफ बजट का मतलब हो गया आवश्यक। क्या हो गया भैया, आवश्यक हो गया। ठीक है, अगला देखो, एक मिनट, ये कह रहे हैं रिवीजन ऑफ बजट इज, रिवीजन ऑफ बजट इज, बजट संशोधन आवश्यक है भैया। ठीक है, बजट में संशोधन, एक मिनट जरा थोड़ा सा 48 में देख लेते हैं कहीं गलती तो नहीं हुई। 49 देखिएगा, आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बजट में बार बार संशोधन से, जब हम बजट में बार बार संशोधन करेंगे
तो क्या होगा भैया, बजट में बार बार संशोधन करने से क्या होता है, बाजार में बार बार संशोधन करने से तो आवश्यक होता है इसमें भी। ठीक है, बार बार संशोधन करने का मतलब आवश्यकता। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भैया आपका ये, बजट में बार बार संशोधन से, बजट में बार बार संशोधन से क्या होगा, ये फ्रिक्वेंटली रिवीजन ऑफ बजट्स विल, यानी कि पहले का ए हो जाएगा इसका। ठीक है भैया, हाँ देख लो 50, क्वेश्चन नंबर 50, बजट में बार बार संशोधन है, बजट में बार बार संशोधन, इसकी विश्वसनीयता प्रभावित होगी भैया, क्या होगी, इसकी विश्वसनीयता प्रभावित होगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बैंक बैलेंस हमेशा सकारात्मक माना जाता है यदि यह है केस बुक के अनुसार बैंक बैलेंस, केस बुक के अनुसार बैंक बैलेंस कितना है भैया, पासबुक के अनुसार क्रेडिट बैलेंस, उपरोक्त सभी कौन सा भैया, बैंक बैलेंस हमेशा सकारात्मक माना जाता है जब केस बुक के अनुसार बैलेंस कैसा हो, डेबिट हो या क्रेडिट हो, केस बुक के अनुसार बैलेंस कैसा होना चाहिए, 51, 51 का देखो भैया क्या होना चाहिए बताइए, पासबुक के अनुसार क्रेडिट शेष, पासबुक के अनुसार क्रेडिट शेष, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, बैंक बैलेंस इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव इफ इट इज, भैया जो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है वो हमेशा पॉजिटिव माना जाएगा, कब, जब बैंक बैलेंस जो है डेबिट बैलेंस एज पर केस बुक, जब डेबिट बैलेंस जो है केस बुक के अनुसार होगा। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, निम्नलिखित में से कौन सा शेष सत्य है, दिया गया है। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शेष सत्य है, दिया है, क्या गया है, दिया गया है केस बुक के अनुसार नाम 32,000 संग्रह के लिए भेजे गए चेक लेकिन अभी तक एकीकृत नहीं हुए, 10,000 के जारी किए गए चेक लेकिन अभी तक भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए हैं। डीएफ देखिएगा क्या होगा इसमें, 52 में पूछा गया है कि बैलेंस इस पर पासबुक 34,000 है, पासबुक का बैलेंस है तो पासबुक के, ठीक है, क्या होगा वो हमारे ऊपर पासबुक का बैलेंस है तो किराया है। ठीक है, ये कह रहे हैं अगला क्वेश्चन, बैलेंस इस पर केस बुक तो हमारे कार्यबंधु हो। ठीक है, ये भी नहीं होगा। अगला देखिएगा, पासबुक के अनुसार, पासबुक के अनुसार नाम शेष 3400 रुपये भैया, पासबुक के अनुसार क्रेडिट शेष 34,000 रुपये। ठीक, हाँ आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है भैया, ये कह रहे हैं
ये आ जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन देखें भैया, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शेष सत्य है दिया है। केस बुक के अनुसार 4 लाख रुपए बैंक में जमा, 2,50,000 रुपये 25,000 रुपये का चेक जमा किया, लेकिन बैंक द्वारा अभी नहीं आया। तो केस बुक के अनुसार लेके चल रहे हैं, तो केस बुक का मैंने आपको बताया था डेबिट और क्रेडिट है नहीं। हाँ, बस हम इसे प्लस और माइनस में देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या डेबिट होगा क्या लेस होगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि आपका जो शेष था वो 4 लाख का था, 25,000 रुपये के चेक आपने जो है जमा किए, लेकिन बैंक द्वारा केवल 16,000 रुपये के चेक ही जमा किए गए। यानी कि आपने चेक किए थे 25,000 के, लेकिन बैंक में जमा हुए मात्र कितने रुपए, 16,000 रुपये, यानी कि 9,000 रुपये भी बैंक में चढ़ने बाकी है। ठीक है भैया, तो 9,000 वो और 40,000 वो, तो कुल मिला के कितना हो गया, 40 और 9 49। ठीक है, आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस इज टू गिवन, कौन से विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस इज ट्रू गिवन है। तो ये है डेबिट बैलेंस है, इस पर केस बुक 40,000 का है, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक 25,000, बट चेक ऑफ ओनली 16,000 वर क्रेडिटेड बाय द बैंक। आपने 25 के बेचे, 16 के चढ़े, यानी कि 9,000 के नहीं चढ़े। तो 40 में से 9 घटा दो, कितने बचेंगे, अभी 25,000 रुपये का चेक जमा किया, लेकिन बैंक द्वारा केवल 36,000 रुपये के चेक ही जमा हुए। तो क्या होना चाहिए इसका, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। हो गया यहां तक क्लियर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शेष सत्य दिया गया है, कौन सा सत्य शेष दिया गया है। इनमें देखेंगे हम कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो देखिए 39,000 सत्य है, बाकी गलत हो गए। ये 39,000 होगा, 39,000 होगा ये। ठीक है, 39,000 आएगा ये। ठीक, क्लियर है बात। अगला पॉइंट ये कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस इज ट्रू गिवन, कौन से बैलेंस सही दिए हैं। ठीक है, कौन सा बैलेंस सही दिया है हमें वो बताना है इसमें। ठीक है भाई, बैलेंस तो दे रखे हैं, लेकिन बैलेंस का सही भी तो होना जरूरी है। बैलेंस सही नहीं है तो भी तो गलत है। तो अकाउंटिंग में ट्रायल बैलेंस का हम दोनों पक्षों को बराबर कल के चलते हैं। एक गैर लाभकारी संगठन को नए सदस्यों के प्रवेश शुल्क के रूप में 10,000 रुपये मिले, यदि कुल शुल्क का 20% एकीकृत किया जाता है, तो आप आय और व्यय खाते में कितनी राशि दर्शाई जानी चाहिए भैया, 55 का बताइए। वार्षिक सदस्यता शुल्क, क्या कह रहे हैं, वार्षिक सदस्यता शुल्क, वार्षिक
सदस्यता शुल्क ऊपर के तो सब हो गए ना, 54 तक हो गए थे ऊपर। 55 देखिएगा, एक गैर लाभकारी संगठन के नए सदस्य के प्रवेश शुल्क के रूप में 10,000 रुपये मिले। यदि शुल्क का 20% पूंजीगत है तो 20% निकाल दो। 20% निकाल देंगे तो बैठेगा 80%। 80% मतलब 8,000 रुपये, यानी कि 55 का बी सही है, आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, 55 का बी। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए एक मिनट। ये कह रहा है 56 वर्षीय सदस्य के रूप में 10,000 रुपये प्रस्तुत हुए। इसमें से 2,000 रुपये पिछली लेख अवधि से संबंधित है, 1,000 रुपये। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम खर्चे या इनकम लेते जो जिस साल के होते हैं उसी साल के कंसीडर करेंगे। पिछले साल के या अगले साल के होंगे तो नहीं लेते, जब हम एक्रूअल बेसिस पर अकाउंटिंग तैयार करते हैं। ठीक है भैया, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर 10,000 में 2,000 प्लस कर लो, 12,000, 1,000 कम कर दो, 13,000 रुपये। ठीक है, तो क्या होना चाहिए इसका आंसर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2,000 रुपये पिछले साल के बाकी माइनस कर दो 8,000, 1,000 रुपये प्लस कर दो तो कितना हो जाएंगे 9,000। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। व्यवसाय के उद्देश्य के लिए व्यवसाय के स्टॉक के से उपयोग किए गए सामान को व्यवसाय का माना जाता है। तो व्यवसाय का क्या माना जाएगा भैया, तो ये आपका भाई व्यवसाय के लिए तो व्यय हो गया, और आपका निजी को है तो वो हो गया आपका व्यय और ड्राइंग। ओके, आगे देखिएगा अगला। राम ने 1 अप्रैल 2020 को 6 लाख रुपए की पूंजी के साथ व्यापार शुरू किया। 31 मार्च 2021 से उसकी संपत्ति 9 लाख रुपए, 8 लाख रुपए और देनदारी 50,000 रुपये थी। उसकी पूंजी जो है भैया, तो मैंने आपको बताया था ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग कर लो, आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, तो ये भैया देखिएगा, ये कह रहे हैं रूढ़िवादिता के अनुसार कहते हैं कि सारे जो है स्टॉक का मूल्यांकन लागत मूल्य बाजार मूल्य जो दोनों में कम उस पर करो। रूढ़िवादी का परंपरा के सभी समय के नुकसानों को लिए लेती है लेकिन प्रभावित लाभ को छोड़ देती है। और धैर्य लेखी प्रावधान अवधारणा के अनुसार जो कानूनी व्यय होते हैं, ठीक है, जो रख रखाव के व्यय होते हैं, वो हमारे देनदारियों के रूप में माने जाते हैं। ठीक है, किसी व्यवसाय में स्वामी को बाहरी देनदारों के रूप में माना जाता है। बिल्कुल ठीक है बात। तो ये तीनों सही है, आंसर देख लो इसका। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ओके, अगला देखिएगा 59। अक्षर बहुत लगने लगे यार। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यहाँ देख बताना में इनमें से कौन सा कथन सही है। रूढ़िवादी सिद्धांत के अनुसार स्टॉक में मूल्यांकन लागत मूल्य और बाजार मूल्य दोनों में जो कम हो उस पर किया जाता है। बिल्कुल ठीक है 59। ये तो हो गया यार, सॉरी, हिंदी इंग्लिश की प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी कभी कभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 60 है आपका कि पूंजी व्यय को राजस्व मान लिया गया। तो इससे क्या होगा भैया, गुप्त संचय क्रिएट हो जाएगा, यानी कि सी सही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां जो है बेटा कैसी हैं, पूंजीगत प्राप्तियां मतलब ऐसी प्राप्तियां जो बार बार ना होने की प्रकृति की होती हैं, रोजमर्रा ना होने की प्रकृति की होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पूंजीगत व्यय कहते हैं। और पूंजीगत व्यय को राजस्व मान लेने से जो होता है वो हमारा गुप्त संचय बन जाता है। ठीक है भैया,
अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसके बाद माल के दावे के भुगतान में बीमा कंपनी से प्राप्त राशि, माल के दावे के भुगतान के संबंध में, तो माल के दावे के संबंध में जो है क्या होगा भैया, माल के दावे के संबंध में, ठीक, तो माल के दावा जो होगा वो आपकी एक तरह से पूंजीगत प्राप्ति होगी, यानी 61 का ए हो जाएगा आपका। एक कर्मचारी ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1975 के अंतर्गत नहीं आता है, तो उसके लिए जो है हम पूरे महीनों की गणना करते हैं। अगर महीने 6 या 6 से अधिक का होता है तो हम उसे पूरा साल मान लेते हैं, यानी कि ये आपका हमारा आंसर बी सही हो जाएगा। ओके, ज़रा टाइम कम है इसलिए थोड़ा सा स्पीड पकड़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। एक कर्मचारी ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत आता है। 15 दिन का वेतन की गणना करने के लिए हम क्या करते हैं भैया, 15/26 से गुणा करते हैं भैया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कर्मचारी ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत आता है। ग्रेच्युटी की अधिकतम छूट जो होगी ये 20,000 होगी भैया। 15 लाख रुपए, 20 लाख होगी, 15 लाख गलती से छप गया था, ठीक है, आपको इसको 20 लाख मानना। ओके, ये है बेटा। अगला क्वेश्चन है, कोई कर्मचारी ना तो सरकारी कर्मचारी और ना ही ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत आता है। आधे महीने के वेतन के लिए पिछले 10 माह का औसत वेतन, यानी बी आंसर सही हो जाएगा इसका। अब आ जाते हैं कंप्यूटर पर। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, ये जो है ना सीरियल नंबर गड़बड़ हो गए थे, तो उसको ध्यान में रखते हुए, तो ये 66वां क्वेश्चन है। ये आप 66वें क्वेश्चन कंप्यूटर शुरू हो गया हमारा, वो असल में नंबर 1 सीरियल से लगा दिया था वहाँ पर। तो वो देखिए, कंप्यूटर में आपका पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर का, शब्दों वर्ड शब्द में उपलब्ध ना रहने वाले शब्दों को आप में शामिल कर सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक दे रखा है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है कस्टम डिक्शनरी, कहते हैं इसको। क्या कहते हैं भैया, कस्टम डिक्शनरी, यानी कि सी आंसर राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। दूसरा का पॉइंट है, पोर्ट्रेट इज यूज्ड टू रेफर टू पेज ओरिएंटेशन विच इज, पोर्टल का उपयोग पेज ओरिएंटेशन को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। तो यह क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ये वर्टिकल में, कहाँ में भैया, वर्टिकल में, ठीक है, ए हो जाएगा इसका। आगे देखिए होगा अगला क्वेश्चन क्या है, देखो भैया, आगे कह रहे हैं कि पासपोर्ट सेवा वेबसाइट इज, पासपोर्ट सेवा वेबसाइट जो है W2A दे रखा, www पासपोर्ट इंडिया .gov.in, ठीक है। तो यही वाला आंसर आपका सही है भैया, ठीक है, ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ORS स्टैंड फॉर, ठीक है, ORS किसे कहते हैं, ORS ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, यानी कि बी आंसर इज राइट आंसर भैया। ओके, अगला देखिएगा, लिब्रे ऑफिस राइटर इज एन सॉफ्टवेयर, लिब्रे जो है वो क्या है भैया, लिब्रे ऑफिस। 5वां क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, लिब्रे जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी ए हो जाएगा। अगले देखिए, ओपन ऑफिस एंड एपी वर्ड, ओपन ऑफिस एंड एपी वर्ड जो है वो किसके लिए यूज होता है, तो OSS के लिए प्रयोग होता है भैया, यानी ए हो जाएगा। आगे देखिएगा, 6 के बाद में भीम मोबाइल ऐप, भीम मोबाइल ऐप मनी ट्रांसफर की एक, ठीक है, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ये हो जाएगा आपका 7 का ए। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है भैया,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं बिना फाइल को रिसाइकल बिन में भेजे बिना स्थायी रूप से डिलीट करने की कुंजी कौन सी है? अगर हम किसी को स्थायी रूप से डिलीट करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की है Shift+D। आगे देखिएगा, ये कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। तो लिब्रे ऑफिस का कौन सा प्रेजेंटेशन प्रोग्राम नहीं है भैया? ठीक है, निम्न में से कोई नहीं है, सॉरी, लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। तो इसमें प्रेजेंटेशन प्रोग्राम कौन सा भैया? ये 9 का है, इम्प्रेस। ठीक है, सी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, W3CSS कर सकता है? तो ये 10 का ए हो जाएगा इसका। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इनमें से एक थोड़ा इधर, इनमें से एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट आसानी से विकसित की जा सकती है, इनमें से कौन सी कर सकते हैं भैया? तो कोबॉल कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, WCSS, हाँ अभी ऊपर भी आया था, यहाँ भी आ गया, अन्य CSS फ्रेमवर्क की तुलना में तेज होता है भैया। ठीक है, अगला यह है, क्लाउड कंप्यूटिंग ई गवर्नेंस में कैसे योगदान देता है? ठीक है, 13 का देखिएगा, तो ये स्केलेबल और लागत प्रभावी भंडारण और कंप्यूटिंग संसाधन प्रदान करता है भैया। ठीक है, ये सी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, साइबर सुरक्षा में सुरक्षा टेक्नोनाइजेशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है भैया? तो साइबर जो होते हैं उसमें प्रमाणीकरण, क्रेडेंशियल सुरक्षित करना होता है, सी आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिएगा, IoT पर्यावरण को कैसे स्थिरता में कैसे योगदान देता है? तो ये अपशिष्ट और संसाधन उपयोग को कम करने में जो है योगदान देता है। आगे देखिएगा, बी आंसर हो जाएगा इसका। अब आ जाते हैं हम उत्तर प्रदेश जीके की तरफ। तो उत्तर प्रदेश जीके में पहला क्वेश्चन है हमारा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय का पुस्तकालय स्थित है? तो ये रामपुर में स्थित है भैया। ठीक है, अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो यह 52.10 थी। आगे देखिएगा, किशोरी बालिका योजना वर्ष में दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है। ठीक है, 83 का देखिएगा भैया, ये 300 है। क्या है भैया? 300। ओके, अगला है, सितंबर 2023 में भारत के पहले ड्रोन प्रदर्शनी भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश में किस जिले में किया गया है? 84 का, क्वेश्चन नंबर 84। तो ये क्या है भैया? गाजियाबाद, ए, हाँ गाजियाबाद में किया गया है। आगे देखिएगा, नीचे दिए गए युग में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा, गाजियाबाद जो है एक महापालिका है।
ठीक है। हाँ हाँ, देखिए अगला अगला क्वेश्चन देखिएगा। यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी सारस है भैया। ठीक है, ये कह रहा है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड राज्यों को निम्नलिखित जन जातियों में से किस में युवा गृह प्रथा प्रचलित है? युवा गृह प्रथा प्रचलित है भैया। तो देखिएगा, जो थारू, भोटे, खासी ये सब होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है भोटिया जो होते हैं उनमें ज़्यादा होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर कह रहे हैं कि कौन इनमें सही सुमेलित नहीं है। अमीर खुसरो एटा के रहने वाले थे, मिर्जा गालिब आगरा के थे, और जोश मलिहाबा के थे, लेकिन जिगर जो थे वो गोरखपुरिया नहीं थे, जिगर मुरादाबादी थे। ठीक है भैया, जिगर मुरादाबादी थे। ये हो जाएगा आपका डी आंसर। अगला है रामनगर में रामलीला का मंच कितने दिनों होता है? रामनगर बनारस में रामलीला का मंच कितने दिन का होता है? तो भैया ये 31 दिन चलता है पूरे। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में स्थित है। किस जिले में, किस में स्थित है भैया ये? तो ये फतेहपुर सीकरी है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में। ठीक है। हाँ, अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 91 में वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? वर्तमान प्रदेश उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे भैया? तो 91 का 8। कितना है? 8। सी आंसर हो जाएगा। यमुना एक्सप्रेस वे है। यमुना एक्सप्रेस वे क्या है भैया? ये ग्रेटर नोएडा में आगरा तक चलता है। ठीक है, ग्रेटर नोएडा आगरा। अगला देखो बेटा, 93 जनवरी 2024 में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के तहत 1 लाख से अधिक की श्रेणी में शीर्ष 20 स्वच्छ शहरों में उत्तर प्रदेश के कितने शहर को शामिल किया गया है? तो यह है 1, सिर्फ 1। ए हो जाएगा इसका। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए और सूचियों के दिए गए कूट का उपयोग करके आंसर देना। तो जरा देखिएगा 1 मिनट, यहाँ पर क्या है, सॉरी, ये जो है चुर्क जो है ये सीमेंट से है, फिरोजाबाद चूड़ियों से है, अलीगढ़ ताले के लिए है, और मेरठ जो है खेल के सामान के लिए भैया। तो ये सी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है। हाँ, आगे देखिएगा, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना स्थित है। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना जो है वो बरेली में स्थित है। ठीक है, आगे देखिएगा, डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये कह रहा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो झांसी जो है ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है भैया। ठीक है, वाराणसी जो है वो सांस्कृतिक धर्म से संबंधित है, लखनऊ जो है प्रदेश की राजधानी है, मुरादाबाद जो है पीतल नगरी है, लेकिन जो ये है झांसी ये औद्योगिक केंद्र नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे ये कह रहे हैं कि अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभाग द्वारा किस प्रदेश के जलीय जीव के रूप में मान्यता प्रदान की गई है?
तो किसे प्रदेश के जलीय जीव के रूप में माना गया भैया? तो ये गंगे डॉल्फिन को जो है जलीय जीव माना गया, यानी कि ये इसका सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? तो ये शारदा नदी करती है भैया, ये आपका 98 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रथम उत्पादक है? तो भैया देखिएगा, भारत जो है सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है वो उत्तर प्रदेश गेहूं का करता है, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन में ये कह रहा है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है? तो ये जो है मक्का और गेहूं का जो है सही है, ठीक है। हाँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा, और आगे फिर इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।